आदाब नाज़रीन, के टीवी उर्दू का आज का शुमारा और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम कई एक मुद्दों पर बात करेंगे और कई एक मुद्दे जो आज बड़ी खबरें दिन को रही उनके हवाले से हमारे प्रोग्राम में बात होगी। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने आखिर दोबारा क्यों तलब किया। बात होगी इस बात पर भी कि कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नुमाइंदों से मिले थे, आशीर्वासन भी मिला था। आखिर क्या वजह हुई कि आज फिर वो सड़कों पे नजर आए और बड़े पैमाने पर 5 अगस्त के बाद सबसे बड़ा एहतजाज देखने को मिला शहर श्रीनगर के अंदर, उस पर भी बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के हवाले से भी, जो अपने कुछ जाती मामलात को लेकर के जो उनको फैसिलिटीज होनी चाहिए थी कैंप्स के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उन पर भी बात होगी। आखिर क्या मामला है कि वो हाईवे पर आ गए। और बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस बयान पर भी कि कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों पर नाफिज नहीं होगा। और बात करेंगे डायरेक्टर जनरल पुलिस की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के ग्राफ में जहां अभी तक 40 पुलिस के लोग मारे जा चुके हैं, वहीं अभी तक ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए किस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी बात होगी। और बात होगी कुछ और मामलात पर भी। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं के टीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, वापस आते हैं तफासिल की तरफ और तफासिल के साथ अब आपको बताते हैं कि आज दिन यहां राजधानी में क्या क्या सरगर्मियां रही। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं और कई बार यहां पर वजीर आला भी रह चुके हैं, उन्हें क्रिकेट स्कैम के मामले में ईडी की तरफ से एक बार तलब किया गया। और जब वो वहां से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, अब मेरा काम है जवाब देना, उनका काम है सवाल करना, लेकिन 370 और 35A पर कोई समझौता नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होना चाहिए कि आज फारूक अब्दुल्ला का जन्मदिन भी था, लेकिन इसके बीच में जहां उसके घर पे शायद एक बड़ी तकरीब मनाई जाती है उनके जन्मदिन के हवाले से, लेकिन आज ईडी की तरफ से फिर बुलावा आया और फारूक अब्दुल्ला को राजबाग ईडी के हेडक्वार्टर पर तलब किया गया। वहां उनसे पूछताछ जारी रही और इस तरह से आपको बताए देते हैं कि ईडी के मामले को लेकर के इस क्रिकेट स्कैम में बताया जाता है कि करोड़ों रुपए का खुर्द बुर्द हुआ है। फारूक अब्दुल्ला का मीडिया के साथ बात करते हुए गुज़श्ता जब उन्हें ईडी ने तलब किया था, बताया था कि चूंकि यह मामला बहुत पुराना है, कोर्ट के अंदर भी है और इस सिलसिले में वो कई बार अपने सवालात के जवाब दे चुके हैं। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह मानना है कि ईडी के अब जो छापे पड़ रहे हैं, ईडी की तरफ से अब जो तलबी हो रही है, यह सरासर सियासी इंतकामगिरी है। और गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जो यहां पर सूरत हाल पनपी और जब लीडरान रिहा हुए और दोबारा यहां पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनी, तो उस मामले को लेकर के अब न सिर्फ यहां पर सियासी जमातों के लबों के ऊपर ताले लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक दबाव कायम करने की कोशिश किया जा रहा है जिससे यहां के लीडरान अब दोबारा ना बोल सके। इस हवाले से अब ईडी जानबूझ करके फारूक अब्दुल्ला को बार बार तलब कर रही है। बैरिकैफ आपको नाज़रीन किराम बताए देते हैं कि आज फारूक अब्दुल्ला को वहां पर तलब किया गया, वहां से उनसे लगातार पूछगछ होती रही और इस तरह से जो सियासी सतह पर एक माहौल यहां पर सियासी सरगर्मियों का बना था, उसके अंदर कई एक जगह पर खौफ व हिरास भी देखा गया। कई लीडरान का यह मानना है कि फारूक अब्दुल्ला को बार बार ईडी की तरफ से तलब करना इस वक्त जानबूझ करके एक सियासी महाज को खामोश करने की तरफ एक बड़ा कदम ही गर्दाना जा सकता है। पीडीपी भी उनकी तलबी पर मुकम्मल तरीके पर बरहम नजर आती है और इस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने फिर कहा कि किसी भी तरीके से फारूक अब्दुल्ला पर जो दबाव बनाया जाता है, इससे गुपकार डिक्लेरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला हैं, उनका भी यही मानना है कि फारूक अब्दुल्ला की तलबी अगरचे किसी केस की तहकीकात के सिलसिले में हो सकती थी, लेकिन यह मामला 5 अगस्त से पहले मुकम्मल ठंडा हो चुका था और यह अब अदालत के अंदर एक मामला था। लेकिन अब जो उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा सियासी मकसद जो है वो कार फरमा नजर आता है। आपको बता देते हैं कि जब आज फारूक अब्दुल्ला
ईडी के दफ्तर पे तलब किए गए तो नामा निगार आज वहां पर पहुंचे और बड़ी कोशिश कर रहे थे कि पता चल सके कि अंदर किस तरीके के सवालात हो रहे हैं, आखिर क्या कुछ मामलात हैं जिनको लेकर के इतनी लंबी पूछगछ की जा रही है। दोपहर गए तक अगर हम बात करें तो फारूक अब्दुल्ला जो थे वो ईडी के ऑफिस के अंदर ही रहे, यानी कि उनका जन्मदिन भी जो है आज वो मनाया भी नहीं गया, बल्कि ये कहेंगे कि गुजरवाया गया ईडी के ऑफिस के अंदर ही। फारूक अब्दुल्ला जब ईडी के ऑफिस से आज बाहर निकले तो उनका नामानिगारों के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहना था। नाज़रीन इकराम, आपको बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ का सिलसिला जब पूरा दिन चलता रहा तो उसके बाद कई एक लीडरान भी बोल पड़े। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ बयान आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने बयानात में सख्त मजम्मत की इस मामले को लेकर के और यह बताया कि उम्र की एक बड़ी हद को पार किए हुए और बीमारी की सूरत हाल में और कोविड-19 के बीच में बार बार फारूक अब्दुल्ला की तलबी को कतई तौर पर मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसी तरीके से यहां की सियासी जमातों के मुंह के ऊपर लगाम लगाई जाए और किसी को भी बोलने ना दिया जाए। यह एक काली जरब करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का और दीगर जमातों का मानना था कि इस तरह की काविशों से जम्मू कश्मीर के आवाम की जबानों को खामोश नहीं करवाया जा सकता। क्या कुछ सूरत हाल थी ईडी के ऑफिस के बाहर, आइए आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। नाज़रीन इकराम, जब रोटी का मामला आता है तो कई बड़े मामले सामने आ जाते हैं और इस तरह से आपको बताते हैं कि गुज़श्ता दिनों एक इस तरह की बात भी सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि कैजुअल लेबर्स को लेकर के कई एक मामलात हैं जिन पर सरकार गौर कर सकती है। कई जगह पर यह काबिल मुबाहिसा बात भी बनी और आपने देखा कि कई एक जगह पर लीडरान ने, इजैक ने यह बात साफ कर दी कि कैजुअल लेबर्स के हुकूक के हवाले से वो अपनी आखिरी हद तक जंग लड़ेंगे। इस हवाले से सरकार की से भी कुछ बयानात आए थे जिसमें यह बताया गया था कि वो देखेंगे कि ये फाइल्स हैं क्या, किस तरीके से इनकी तकर्री अमल में लाई गई है, क्या कुछ मामलात रहे हैं, क्या कुछ मोहरिकात रहे हैं। जबकि चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कह दिया था कि कुछ लोगों को सियासी असर रसूख की बुनियाद पर जानबूझ करके मनपसंद तरीके से एंगेज किया जाता रहा है, इसे भी उन्होंने एक मामला करार दिया था। लेकिन कैजुअल लेबर्स का जो मामला है वो एक बड़ा अजीबोगरीब और उलझा हुआ इस तरह का मामला है जिसको यह कह सकते हैं कि गुत्थी जब बिल्कुल उलझ जाती है तो धागे की इस गुत्थी को खोलने के लिए बहुत सारे मामला सामने आ सकते हैं। ये कई बार फिर धागा उलझ जाता है और कई जगह पर धागे की तार जो है वो कट भी जाती है। इस हवाले से नाज़रीन इकराम आपको बताते हैं कि आज कैजुअल लेबर्स की तरफ से शहर श्रीनगर में बहुत बड़ा एहतजाज किया गया और एहतजाज का मुद्दा और मकसद यह था कि वो राजभवन का घेराव करेंगे और गवर्नर के सामने अपने मामलात रखेंगे, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने अपने मामलात रखने के हवाले से उन लोगों ने एक बड़ा मंसूबा मरतब दिया था जिसमें पीएचई की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, टूरिज्म की बात करें, दीगर महकमों की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, आरबी की बात करें, जितने भी महकमे थे उनके कैजुअल लेबरान जो थे आज वो अपने जुमाओं के साथ शहर श्रीनगर के अंदर अचानक नमूदार हो गए और बड़े पैमाने पर एहतजाज करना शुरू कर दिया और कोशिश करी थी उन्होंने कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाकर के राजभवन में घेरेंगे और अपने मामलात मनवाने के हवाले से उन पर दबाव बनाएंगे। लेकिन पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर के कई एक जगह पर उनको मुंतशिर करने के लिए न सिर्फ उन पर यह कह सकते हैं कि रंग भरा पानी भी छिड़का, लेकिन यह भी सही है कि उनको मुंतशिर करने के लिए कई एक जगह पर ताकत का इस्तेमाल भी किया गया और कई लीडरान को गिरफ्तार भी किया गया, कई वर्कर भी गिरफ्तार हो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि जो कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन हैं उनके नुमाइंदे जो थे वो गुज़श्ता कल लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया के बीच में आला कुछ लोगों से मिले हुए थे जहां पर उन्होंने अपने मुतालबात को रखा था और उनको यह यकीन दिलवाया गया था कि सरकार 61,000 से ज्यादा कैजुअल लेबर्स के मामलात को लेकर के संजीदगी से कुछ इकदाम उठाएगी और इनकी फाइल को अब मरकज के पास भेजा जाएगा जहां किसी ना किसी तरीके से इनको अब मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाने की बात की जाएगी। उसके साथ साथ जो परमानेंट होने के लिए तैयार लोग हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, उनकी मुद्दत बराबर हो गई है।
लेकिन आज केजुअल लेबर्स यूनियन के जो जोमा थे, उन्होंने जब मीडिया के सामने अपनी गुहार लगाई तो वो बता रहे थे कि असल में इस तरह के सब्ज बाग उन्हें पहले भी दिखाए गए हैं, यकीन दहानियां करवाई गई, लेकिन उनके मामलात को हल करने के हवाले से संजीदगी से किसी ने इकदाम नहीं उठाए। और उन्होंने यह कहा कि 48 घंटे के लिए जो उनकी यूनियन है वो हड़ताल की मुकम्मल कॉल देगी अपने केजुअल लेबर्स के हवाले से। और साथ में उनका यह भी मानना था कि लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आप नलों की बात करिए, आप आरएनबी की बात करिए, आप पीएच की बात करिए, फॉरेस्ट की बात करिए, आप किसी भी अवामी मामले की बात करिए, आप बिजली तरसीली लाइनों की बात करिए, जहां पर भी लोग मरते हैं उसके हवाले उन्होंने का यह भी मानना था कि एसआरओ केसेस के जरिए उनके अलावा किनको नौकरियां दी जाएं एक एक बंदे को। साथ में उनका यह भी कहना था कि 48 घंटे की जो हड़ताल होगी इसके लिए हम मुआवजत खा हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन अपने मुतालबात मनवाने के लिए और अपने बच्चों की कसम पुरसी देख करके अब उनके पास इसके बगैर कोई रास्ता नहीं बचता कि वो एक हड़ताल पर जाएं जब तक उनके मुतालबात को लेकर के सरकार कोई बड़ा फैसला लेकर के सामने नहीं आता। और सरकार के फैसले जो होंगे वो फैसले की सूरत में आए, न कि सिर्फ एतमाद साजी के हवाले से ही, यानी कि सिर्फ उन्हें बातों से ही न बताया जाए बल्कि एक सरकारी हुक्मनामा इसमें जारी हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं ये जोमा, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में इस वक्त 60,000 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन अपने अहल को लेके सरापा एहतजाज है। जम्मू में पिछले 25 रोज से कामचोर हड़ताल चल रही है और आज हमने राजभवन घेराव का प्रोग्राम दिया है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले। कल देर गए राजभवन की तरफ से बातचीत के लिए दावत मिली थी और गवर्नर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी जिनके साथ हमने बात की, उनके सामने हमने मुतालबात अपने रखे, चाहे वो रेगुलराइजेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है, लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन है, और जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे उनके अफराद खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने के हवाले से, और जो हमारी बकाया तनख्वाह और माहाना तनख्वाह, हमारे बहुत सारे लोग अभी भी माहाना तनख्वाह नहीं ले रहे हैं काम करने के बावजूद भी। वो 85% हमारे महकमों के महकमा जितने भी यहाँ पे महकमे हैं, सरकारी महकमे नीम सरकारी महकमे, उनमें 85% काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको माहाना तनख्वाह वागुजार नहीं की जाती है। हमने इन मुतालबात के हवाले से गवर्नर साहब की जो कमेटी थी उनके नोटिस में लाया, एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने कहा कि आज शाम को हम गवर्नर साहब की नोटिस में ये बात लाएंगे, पुट अप करेंगे। और हमने वहां से निकलने के बाद मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। हमने वहां से निकलने के बाद फैसला किया कि आज तक इस किस्म के आश्वासन, हमदर्दियां, यकजहतियां कई बार मिले हैं, और हमने फैसला किया जब तक हमारे मुस्तकबिल के हवाले से कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता है, कोई ऑर्डर इशू नहीं किया जाता है, तब तक हमारी जदोजहद जारी व सारी रहेगी। और 26 अक्टूबर से तमाम महकमों में काम करने वाले हमारे आर्जी मुलाजमीन 48 घंटे के लिए सुबह 8 बजे से हड़ताल पर चले जाएंगे, और किसी भी नाखुशगवार वाक़ा की जो भी नताइज बाहर आ जाएंगे उसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजाम पर आयद होगी। साथ ही हम यहाँ के बागैरत अवाम से अपील करना चाहेंगे कि हमने आज तक 26 बरस से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, अवाम नास की खिदमत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, गोलियों के साय में हमने आपकी खिदमत की, सैलाब के दौरान आपकी खिदमत की, नमासाइद हालात के दौरान आपकी खिदमत की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें नजरअंदाज किया गया। आज हम अपने हक के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए एहतिजाज पे जा रहे हैं, कामचोर हड़ताल पे जा रहे हैं। आपको तकलीफ, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम आपसे मुआवजत खा है, अगर सरकार ने हमारे मुतालबात के हवाले से टाल टोल पॉलिसी तारक नहीं की तो हम इस प्रोग्राम में शिदत लाएंगे जिसकी तमाम जिम्मेदारी के गवर्नर इंतजाम पर आयद होगी। नाज़रीन इकराम, प्रोटेस्ट्स की बात हो रही है। जब प्रोटेस्ट्स की बात होती है तो कई जगह पर यह भी सोचा जाता है कि वादी कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट्स का सिलसिला जो था वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि धीमा पड़ चुका था। लेकिन जब मुतालबात की बात आती है, जब घरेलू जिंदगी की जरूरियात की बात आती है, जब ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है इंसान को जिसमें पीने का पानी हो, जिसमें बिजली की बात आती है, जिसमें सेहत के हवाले से बातें होती हैं, तो ऐसे मामलात को लेकर के जब बात होती है तो लोग बात करते हैं अपने
अपने हुकूक की। और हुकूक के हवाले से आपको बताए देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर जब कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की बात होती है तो वो कई एक कॉलोनीज में लाकर के बसाई गई हैं। बताया जाता है कि विस्सू के अंदर जो कॉलोनी है जिसमें कश्मीरी पंडित बैठे हुए हैं, वो एक ट्रांजिट कैंप हुआ करता था अमरनाथ यात्रा के दौरान। अब वहां पर कुछ फैमिलीज को लाकर के बसाया गया है, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनके लिए क्या वाकई तौर पर वहां पर वो सहूलियात रखी गई हैं जो उन्हें बहैसियत एक सिटीजन मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही हैं। इस हवाले से उन्होंने कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया और वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए अपने मुतालबात मनवाने के लिए उन्होंने बात की। उनका यह मानना था कि जिस तरह से रोहिंग्या से आए हुए महाजरीन के साथ सलूक किया जाता है, उससे बदतर सलूक उनके साथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के घरों के अंदर छोड़ के रखा हुआ है। सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि ना उनके पास पीने का पानी है, ना वक्त पर उन्हें बिजली नसीब होती है, ना उनके पास सेहत के हवाले से कोई सहूलियात है। अगर सरकार उनके ये मुतालबात नहीं मानती है तो वो दोबारा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस हवाले से क्या कुछ उनका कहना था, ये आपको दिखाते हैं। लोग टैंकर लाते हैं, हम लोग पानी भरते हैं। वो रोहिंग्यास, वी आर वर्स्ट देन रोहिंग्यास and Chitwait, ये वन मानने के बेचारे यार लो कास्ट है, छुपी गरीब। हमारा पेंट हाउस एंड मर्चेंट्स फ्रोजन, हमारे रेड कलर के टीन लगे हुए, हम लोग तो बहुत सोफिस्टिकेटेड इनमें रह रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो हम लोगों को पता है। लिटरली यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिट कैंप था। जैसे ड्यूरिंग अमरनाथ बनाते हैं, आपने देखा होगा हुए भी टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, जो यूज होता है फिर फेंक दिया जाता है, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। सेम वैसे ये क्वार्टर्स बनाए थे। ये हम लोगों की मेहरबानी कि हम लोग 10 साल से यहाँ पे बर्दाश्त करके बैठे हुए। इस टाइम हम लोग मजबूर हो गए, इस टाइम हम लोग मजबूर हो गए कि हम लोग बच्चों को लेके बच्चों को लेके बाहर आए हैं। हमारे 6-6 महीने के बच्चे हम अंदर ऐसे ही छोड़ के आगे हम लोग, क्योंकि जब हमारे सर पे ठेले सैलाब वो है, हम लोग मजबूर हो गए हैं बाहर निकलने के लिए और ये रोड ब्लॉक करने के लिए। जी हां दोस्तों, जब सेहत के हवाले से बात होती है, जब बुनियादी जरूरियात के हवाले से बात होती है, तो आपको बताते हैं कि हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने भी आज एक पीएचसी को दिखाया है गांदरबल के अंदर, जहां पर पीएचसी तो बनाई गई, बराए नाम रही और वहां पर फैसिलिटीज नाम की कोई भी चीज नहीं है। सरकार बिल्कुल ऐसी चीजें बना करके भूल सी गई है। जैसा कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि कई ऐसी चीजें यहां पर अधूरी छोड़ दी गई हैं, जिनको लेकर के आवाम को ना उसका फायदा मिलता है, उल्टा सरकार का पैसा उसमें डूब गया है। क्या कुछ वहां पर लोगों का कहना है, क्या कुछ हमारे नुमाइंदे ने वहां पर देखा, आइए आपको दिखाते हैं। जी, हम अभी मौजूद है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कुरहामा इलाके में, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है ये 2007 में जो बनी है, इसको 2007 में ही हैंड ओवर किया गया है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, कुरहामा के लोग, ये बहुत देर से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो यहाँ पे पीएचसी है, हालांकि यहाँ पे एक सब सेंटर है, लेकिन इन्हें सब सेंटर से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्हें उसके बाद भी अगर यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो इन्हें गांदरबल या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। तो इनकी डिमांड है कि जो ये पीएचसी, इसकी जो फंड जो आते थे यहाँ, वो भी पीएचसी के नाम पे आते थे। यहाँ पे जो एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पीएचसी की है। तो ये बहुत ही बड़ा एक इलाका है। इन लोगों की यही डिमांड रही है कि यहाँ पे पीएचसी को फंक्शन किया जाए। लेकिन कल इन लोगों का ये कहना है कि कल यहाँ पे जो डायरेक्टर साहब आ गए थे, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर जो आ गए थे, तो उन्होंने उनको कहा था कि 2 महीने के बाद में हम आपको एक सरप्राइज़ दे देंगे। कि वो सरप्राइज़ क्या है वो डायरेक्टर साहब खुद ही जानते हैं कि, और लोगों में उस सरप्राइज़ को लेकर यही कहा है कि इसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया जाएगा और इसमें जो स्टाफ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो स्टाफ होता है वो यहाँ भेज दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो मशीनरी है, डेंटल जो है, डेंटल चेयर भी रखी गई है, ऑपरेशन थिएटर जो है वो भी लगाया गया है, यहाँ एक्सरे प्लांट भी लगाया गया है यहाँ, लेकिन उसके बाद में इसको फंक्शन नहीं किया गया है, जो कि यहाँ के लोगों की एक बड़ी डिमांड है। तो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं कुछ कुरहामा इलाके के। पहले हम बात करते हैं यहाँ हाजी साहब से। हाजी साहब, आपका नाम? गुलाम नबी बख्श जनाब। क्योंकि ये इसीलिए बनी है यहाँ, जो गवर्नमेंट यहाँ, जो ये काजी मोहम्मद अफजल साहब वो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो यहाँ आए और हमने उसको वोट भी दिए हैं। फिर जब ये बिल्डिंग, उसने हमें वादा किया कि हम आपको पीएचसी दे देंगे और बिल्डिंग के समेत दे देंगे। 2.5 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए हैं गवर्नमेंट ने उस वक्त। उस वक्त से लेकर आज तक, 2007 से लेके आज तक इस बिल्डिंग को फंक्शन नहीं किया गया है। अब यहाँ हमें एक छोटा सा सब सेंटर था, फैमिली वेलफेयर सेंटर, फिर हमने उसी को यहाँ लगा दिया ताकि ये बिल्डिंग बच जाए। अफसोस की बात तो ये है कि आज तक इसको फंक्शन नहीं किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुंजान इलाका है। बादमपोरा, जजुना, वास्कुरा, कोंदबल, यंगूरा, चची यंगूरा,
बादा ये बाबसालना, बारूसा, लारसोना से लेके ये बहुत बड़ा इलाका है। इस बिल्डिंग के लिए हमने 10 कनाल जमीन एज डोनेशन दिए हैं गवर्नमेंट को उस वक्त। ये 10 करोड़ रुपए की जमीन है जी। आज साहब ये मुझे बता सकते हैं आपके जो आपका कहना है कि आपने 10 कनाल जो लैंड वो आपने डोनेशन दिया है, वो आपने किस लिए डोनेशन दे दिया? इसलिए ताकि हमें PHC यहाँ बने, ताकि लोगों को आराम आए, क्योंकि हमें कोई यहाँ से वाकुरा तक हमें कम से कम 7-8 किलोमीटर फासला है और गांधरबल तक यहाँ से 15 किलोमीटर है। और जिस वक्त हमें हमारे माई बहनी ये छोटी बच्चियाँ जिस वक्त वो प्रेग्नेंट होती थी उनको हमें ले जाने के लिए रात के वक्त हम क्या करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं है। अब अल्लाह ताला की फजल करम से यहाँ बाईपास भी हुआ जो लद्दाख चल रहा है। कहीं किसी वक्त यहाँ बहुत वक्त पर एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो उस वक्त अस्पताल की जबरदस्त जरूरत है। फिर हम डायरेक्टर साहब के पास 5-10 दफा गए कि हमें यहाँ आपने अस्पताल दिया है, आपने वादा किया है, मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया, लेकिन अफसोस का मुकाम है आज तक कि वो फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बहुत आम चीज ये है कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, उसके लिए हमने 7,000 कनाल जमीन दे दी है एज डोनेशन। उसको हमने लिया नहीं कुछ, और वो भी ऐसे ही है। इतनी कुर्बानी दे के भी हमारा ये अस्पताल अब तक फंक्शन नहीं हुआ है, तो ये अफसोस का मुकाम है। हाजी साहब ये आपने RTI डाला था, उसमें जो यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके फंड्स, ठीक, वहां से उसके फंड्स PHC के लिए वो PHC के लिए आते थे, लेकिन इस्तेमाल तो हुए नहीं, क्योंकि न डॉक्टर यहाँ था न कुछ था। यहाँ तो फैमिली वेलफेयर सेंटर, उसी के लिए जो कुछ 1-2 आदमी थे यहाँ, वही यहाँ इलाज वलाज करते थे। अब बिल्डिंग को बचाने के लिए हमने इसको उसमें शिफ्ट कर लिया, और इसको हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी हैंड ओवर किया है ये बिल्डिंग, लेकिन आज तक फंक्शन नहीं हुई है। तो अफसोस का मुकाम। तो अब आपको यकीन है कि कल जो इंशाल्लाह कल जब डायरेक्टर साहब के पास हम गए, हमारे ये जो बच्चे हैं ये उधर गए हैं डायरेक्टर साहब के पास, उसके दफ्तर में, उसको इन्वाइट किया, उसको यहाँ लाया इन्होंने। हम इन बच्चों के भी शुक्रगुजार हैं जिन बच्चों ने उसको यहाँ लाया। उसने अपने आंखों से देखा है कि बेशक ये 2.5 करोड़ रुपए में बनी है, और इन्होंने जबरदस्त कुर्बानियाँ दी है। इस कुर्बानी के लिए हमने डायरेक्टर साहब ने उस वक्त वादा किया है कल कि हम इसको आपको सरप्राइज दिया जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग भी महफूज है, जमीन भी महफूज है, इसकी दीवारबंदी भी की हुई है हाँ उस वक्त। इसलिए हम डायरेक्टर साहब के ज़बरदस्त शुक्रगुजार है कि हमें उसने वादा किया है कि हम आपको सरप्राइज़ दे देंगे, और इंशाल्लाह जिस पर्पज़ के लिए ये बिल्डिंग बनी है उसी के लिए इस्तेमाल होगी। इंशाल्लाह 1-2 महीने तक हम इसके लिए क्या नाम है इंतज़ार करेंगे, तब तक जब तक वो अमला भेज देंगे इंशाल्लाह, और सामान वगैरह भेज देंगे हम उनके ज़बरदस्त। हाजी साहब शुक्रिया। तो हमारे साथ और एक यहाँ के नौजवान हैं। देखिए सर, चूँकि अगर हम देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग बनी है सर, चूँकि ये 40 बेड वालों है सर, इसमें ऑपरेशन थिएटर विद लेबर रूम, डेंटल चेयर लगी है, एक्सरे प्लांट लगा है, ये इतना सारे 42 रूम्स है इसमें। तो डायरेक्टर साहब ने जब वो यहाँ आए, उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी, तो उन्होंने फिर वो हमारे साथ यहाँ बैठे, तकरीबन 1 घंटा वो हमारे साथ बैठे, यहाँ हमसे बात की, उन्होंने हमारे मसाइल सुने। हमने उनसे कहा कि किन किन मसाइलों से हम गुज़र रहे हैं। तो फिर यहाँ के सारे लोग जो यहाँ 100-200 लोग थे करीबन यहाँ बैठे थे डायरेक्टर साहब के, उन्होंने हर किसी की बात सुनी, हमारे बुज़ुर्गों की बात सुनी, हम छोटे लोगों की भी बात सुनी। बड़े इत्मीनान से हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार है, क्यों उन्होंने बड़े इत्मीनान से हमारी बात सुनी। तो उन्होंने फिर कहा कि आप उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हाँ हमारे मुताबिक जो ये बिल्डिंग है, जो इसका तर्ज अमल बने हुए का, तो उसके मुताबिक हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे। आप खाली आप 1 या 1.5 महीना आप इंतज़ार कीजिए, आप यकीन कीजिए हम पे। उन्होंने हमें भरोसा ले दिया कि आप देखिए कि 1.5 महीने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर साहब के, क्योंकि हम उनके पास गए, उन्हें इनवाइट किया और उन्होंने हमारे इनविटेशन को कबूल किया। डॉक्टर समीर मुत्तू साहब है, तो उन्होंने हमारे इनविटेशन को कबूल किया, यहाँ आए, हमारे साथ बात की। और हम इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ
ब्लॉक वाकुरा के जो BMO है, हाँ जावेद साहब, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार है। इससे पहले भी उन्होंने भी हमें इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने रिकमेंडेशन की थी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, तो इसको उसी गर्ज के लिए इस्तेमाल किया जाए जिस गर्ज के लिए ये बनी। हाँ जनाब, आपका नाम? मेरा नाम है गुलाम मोहिद्दीन गनाई। जनाब शुक्रगुजार डायरेक्टर साहब, बे शुक्रगुजार युस जन अस वाकुरा BMO साहब यूता तम त कोर काफ़ी मदद बच्चे ज़ पकान ज़्यादा पानस ये तो यमो त कोर वारिया कोशिश यह कोशिश सत होक योर डायरेक्टर साहब रात यित, मगर वो डायरेक्टर साहब त सठा शुक्रगुजार। तम दित पूरा वाद दोपन बह हसा कर यह पे सिर्फ रेतस डोडस रेतस अंदर अंदर तुह सो खुशी दिम बह तुह वन वुचम कह वो सह तमसी पता कस खुशी आ सान खतर तो रुत इंशाल्लाह। तो यह बोड़ बार इलाक यपर ये गांव त मुंसलिक तो बे डिपार्टमेंट यपर किन, मिसाल हायर सेकेंडरी सैनिक स्कूल पुलिस कॉलोनी यह यूनिवर्सिटी बाईपास यपर एरिया ये गामस ये गाम यह 7 चूल यह गाम योतन बे कोंदबल पे बोरस तान योर जजुन बादमपुर तो योर सलम यह बोरस अत एरियास सठा शुक्रगुजार तिकाज रात आव डायरेक्टर साहब योर तुम दित पूरा वाद दोपन बह हसा कर तुहज खुशी बराबर तिकाज तम ये बिल्डिंग वुच ये 40 बेड बिल्डिंग तो वो वत 13 वरी वत अम खतर इंतजार करान। अगर कस इंजेक्शन कर तमिस पेवान वोकुर गसन न पेवान गांदरबल गसन, बे अगर कस रात कित मिसाल डिलीवरी केस बजे एम्बुलेंस तो बनान कहें वारिया मुश्किलात पेवान तम सात वेतरावन। KTV उर्दू के लिए मैं गुलाम नबी रैना, कोरहमा, गांदरबल से। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर आए रोज तशद्दुद के मामलात को लेकर के हर एक तबका फिक्र बहुत ज्यादा परेशान है, और इस परेशानी के बीच में यह कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंसानी जानों का जिया हो रहा है। और इस मामले पर भी यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं जो इंसानी हमदर्दी के साथ भी जुड़े हुए हैं, और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनको सरकार संजीदगी से अब देख भी रही है। इस हवाले से आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहां हरिया दिनों बारामुल्ला के दौरान माई टाउन माई प्राइड के दौरान इस बात को साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज नहीं होगा, और इस पर अगर कोई सियासत करना चाहता है तो मैं उसे मशवरा दूंगा कि वो सियासत ना करें। हां, लोगों की बुनियादी जरूरियात के हवाले से और लोगों की मांग के हवाले से अगर कोई इस तरह की चीज देखी जाएगी तो लोगों की मुशावरत के साथ ही कोई इस तरह का फैसला लिया जाएगा जिसमें सहूलियात बहम रखने के लिए अगर कोई इस तरह की चीज लोगों से मांगी जाएगी तो लोगों के कंसेंट से ही मांगी जा सकती है। क्या कुछ कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, आइए आपको दिखाते हैं। 2-3 दिनों में कुछ कानूनी प्रक्रिया में ऐसे निर्णय हुए हैं जिसको लेकर के कुछ गफलत फैलाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, और इसलिए आपकी सभा में मैं साफ तौर पर और बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स थोपा गया। मैं आपकी सभा में बात कहना चाहता हूँ कि यूटी प्रशासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा आपके ऊपर, लेकिन बारामूला के चुने हुए प्रतिनिधि जो आपके भाई हैं, आपके परिवार के अंग हैं, बारामूला में जनता की सुविधाएं कैसे बढ़े, आपकी राय से अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन सब फैसलों को राजनीति का हथियार लोग न बनाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि शासन की ओर से कोई प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ के किसी आदमी पर नहीं थोपा जाएगा। दोबारा इसलिए मैं इसको दोहराना, अभी जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में एक संशोधन हुआ और जिसमें हमने फैसला किया है कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर चुने जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाना चाहते हैं। जी हां, दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस के सरबराह की बात करें तो उन्होंने पुलिस डे पर आज अपनी ख्यालात का इजहार करते हुए यह बात साफ कर दी कि जम्मू कश्मीर के अंदर तशद्दुद को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मासूमों के खून को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहां पर भी किसी मासूम को निशाना बनाया जाएगा उनके साथ मुकम्मल इंसाफ करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ उनका यह भी मानना था कि जहां पर भी जुर्म पनपेगा उसको दबाने के लिए भी वाज़ेह हिदायत दी गई है। क्या कुछ बता रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर और डायरेक्टर जनरल पुलिस, आइए आपको प्रोग्राम के आखिर पर दिखाते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस पर
मैं आप सबको सत नमन करता हूं और आपकी बहादुरी और बलिदान को मैं प्रणाम करता हूं। अभी एक सूची पुलिस महानिदेशक श्री दिलबाग सिंह जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मैं ऐसे सभी पुण्यात्माओं की स्मृति को प्रणाम करता हूं और उनके परिजनों के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। जैसा दिलबाग सिंह जी ने बताया, 21 अक्टूबर का दिन सीआरपीएफ के उन 10 वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करते हुए लद्दाख में 1959 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का यह दिन जम्मू कश्मीर पुलिस बल के तथा बाकी फोर्सेस के उन वीर शहीदों के बलिदान, उनके पराक्रम, उनकी वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने का भी दिन है। पड़ोसी मुल्क के फैलाए आतंक को रोकने में उनके साहस का कोई सानी नहीं है। उन्होंने बड़ी बहादुरी से देश की अखंडता में अटूट आस्था से बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अपना सर्वस्व इस तिरंगे के लिए न्यौछावर किया। मैं उनके इस बलिदान के लिए जब लिस्ट पढ़ी जा रही थी, मैं सोच रहा था कि कर्तव्य पथ पर इतना साहसिक हौसला, इतना बड़ा जिगर लेकर देश के दुश्मनों से भर जाने के लिए हर पल तैयार हमारे वीर जवान और उनके परिवार वाले क्या क्या नहीं सहते। लाख बाधाएं आए, बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन आप लोग अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। जम्मू कश्मीर में तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ आप हमारे पड़ोसी देश द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद से भी लड़ते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी साहस से, किसी हौसले से राष्ट्र की आन बान शान की रक्षा करते रहें। देश में जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि पुलिस का यह संदेश काफी है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। अपनी वतन की खातिर आपकी जान की आहुति दे गए इस वतन की सलामती के लिए, और गर्व का इसलिए कि उनकी कुर्बानियों के सदका हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मजबूत हुआ है। इस वतन की सलामती को और मजबूत किया है और अपने लोगों की सुरक्षा, हिफाजत और वतन परस्ती की खातिर हमारे उन बहादुर साथियों ने अपनी जान न्यौछावर की। हम गर्व करते हैं उनकी शहादत पर। इस मुल्क की सेवा करते हुए अलग अलग यूनिफॉर्म फोर्सेस के जो हमारे जवान और ऑफिसर साथी 30,000 से ज्यादा हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, और अकेले जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी तादाद 6,000 से ज्यादा है, जो लोग जहां पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए अपने लोगों की सुरक्षा और अपने लोगों की हिफाजत के अमल को पूरा करते हुए शहीद हो गए। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी नुमाया रोल है। 1557 लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के मेंबरान थे जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। मुझे याद आ रहा है, कल ही हमारे एक शहीद साथी इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ जो अपनी ड्यूटी के बाद घर गए थे, आतंकियों की गोली का निशाना बने। उनके बच्चे, उनके परिवार का दर्द बांटने के लिए मैं, मेरे आईजी, डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट एसपी, बाकी ऑफिसर साहबान, प्रिंसिपल साथ में जो जहां पर आजकल उनकी तैनाती की गए, उस परिवार का दुख वाकई में बहुत गहरा दुख है। दूर से कहना आसान लगता है, मगर जिस परिवार के ऊपर इस तरह का सानिया पेश आता है उसकी दर्द उस परिवार से ज्यादा या उस परिवार से जुड़े हुए हम लोगों से ज्यादा कोई और नहीं पहचान सकता है, जान सकता है।
जी हाँ नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का शुमारा भी पहुंचता है अपने इख्तिताम को। अगर खुदा ने चाहा कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी रखिए अपनी दुआओं में शामिल। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज नासिर।